देखिए बच्चों, आपने एटम के बारे में कक्षा 8वीं से लेके 12वीं तक सब पढ़ा है। व्हाट इज मीन बाय एन एटम, एटम कैसे होता है आपको पता है। द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर इज नथिंग बट दी एटम। सबसे पदार्थ का सबसे छोटा कण दैट इज नथिंग बट दी एटम। एटम को मराठी में क्या बोलते हैं? अणु। इज इट क्लियर? तो ऐसे एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये अगर हमको देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम बेसिकली होता कैसे है? देखिए, एटम की जो डिस्कवरी है वो जॉन डाल्टन के पहले हमारे जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने 1808 में एटॉमिक स्ट्रक्चर को सबसे पहले बताया कि एटम कैसे दिखेगा। पर उसके भी पहले हमारे इंडिया में महर्षि कणाद ने एटम की जो व्याख्या की थी कि पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण दैट इज नथिंग बट दी एटम, यानी उन्होंने उनको क्या बोला था? कण। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट दी एटम। तो ऐसे एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है आपको पता है। आपको 8, 9, 10th में सिखाया गया था कि एटम में क्या होती है? एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बराबर है। एटम कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ इट्स न्यूक्लियस, बराबर है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ ऑर्बिट्स होती है जिसको हम शेल्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल, बराबर है। तो ये है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, इज इट क्लियर? ये सेकंड ऑर्बिट, उसके बाद ये थर्ड ऑर्बिट। तो जैसे जैसे आप देखोगे कि आप न्यूक्लियस से दूर दूर जाओगे एटम के, आपको दिखेगा कि ऑर्बिट की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है, बराबर है। ऑर्बिट बढ़ते 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 जा रही है, इज इट क्लियर? तो ये आपके 8, 9, 10 के स्टैंडर्ड के किताब में दिया हुआ है व्हाट इज मीन बाय एटम। तो एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड सम एनर्जी लेवल्स विच इज नोन एज ऑर्बिट, ऑर्बिट और एनर्जी शेल्स, ऑर्बिट और एनर्जी शेल्स। सो यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि फिर एटम के पास ऐसी कितनी ऑर्बिट्स रहती है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, एटम कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एन ऑर्बिट। एटम के पास अमर्याद ऐसी ऑर्बिट्स होती है, एक से ज़्यादा, कई गुना, अगणित ऐसी क्या होती है? ऑर्बिट्स होती है। n is equal to infinite, that is nothing but the atom consist of an infinite number of an orbit। तो एटम के पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एन ऑर्बिट होती है। पर बेटा हमने अभी तक जो एटम्स के ऑर्बिट के बारे में देखा है तो ज़्यादातर हमने एटम्स के पास 7 ऑर्बिट तक देखा है, बराबर है। कितनी? देयर आर 7 ऑर्बिट तक आपने देखा है एटम के पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा पता करेंगे कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो किन किन चीज़ों से बनता है। तो एटम का जो न्यूक्लियस है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बनता है, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, पॉजिट्रॉन, है ना, मीजॉन्स, मियॉन्स, बोजॉन्स। तो ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इसमें फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आपको पता है बेटा प्रोटॉन पे क्या होता है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं। और न्यूट्रॉन नाम से ही पता चलता है कि न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। तो देयर इज नथिंग द चार्ज प्रेजेंट ऑन दी न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एटम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इज इट नथिंग बट दी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को इकट्ठा हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियॉन्स। इज इट क्लियर? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं दोनों, तो हम इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। इज इट क्लियर? तो एटम कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ इट्स न्यूक्लियस एंड दैट inside the nucleus
proton and neutrons together are lived, therefore they are called as nucleons. Is it clear? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नथिंग बट दी न्यूक्लियंस। अब हम देखेंगे बेटा कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना वो बहुत छोटा होता है। एटम का जो न्यूक्लियस होता है, जो एटॉमिक रेडियस होती है न्यूक्लियस की, वो बहुत ही छोटी होती है। वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज नथिंग बट दी 1 फर्मी, बराबर है। तो इतना छोटा रेडियस होने के कारण एटम का न्यूक्लियस आप आंखों से तो देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप एटम को ही आंखों से नहीं देख सकते, बराबर है। एटम बहुत ही छोटा होता है ना, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, वो दिखता ही नहीं आंखों से, इनविजिबल होता है। तो ऐसे एटम का न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, तो आपको अगर उसको इमेजिन करना है तो मैं आपको एक इमेजिनेशन बताता हूँ कि एटम को आप कैसे इमेजिन करोगे। आपको अगर पता है कि आपने अगर क्रिकेट का स्टेडियम देखा है, तो क्रिकेट के स्टेडियम में बीच में एक क्रिकेट की पिच भी होती है, और उस पिच का एक सेंटर अगर आप लेते हो जहाँ पे आप क्रिकेट की गेंद रखते हो, तो दैट क्रिकेट की गेंद इज नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द होल ऑफ दैट क्रिकेट ग्राउंड इज नथिंग बट द एटम। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एटम बहुत बड़ा होता है और एटम का न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है। इज इट क्लियर? तो अब ऐसे एटम के न्यूक्लियस में जो बिल्कुल छोटा है, ऐसे न्यूक्लियस में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, अगर आपने कोई एलिमेंट लिया है जिसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 25 है, तो उसमें 25 प्रोटॉन भी रहेंगे बेटा, बराबर है। 25 प्रोटॉन रहेंगे और उन सभी पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब देखिए एटम का जो न्यूक्लियस है वो पहले से ही छोटा है, जो आंखों से नहीं दिखता, और इतनी सी छोटी सी जगह पे 25 प्रोटॉन जिनके ऊपर लाइक चार्जेस है वो वहाँ पे रहते हैं, और किसके साथ? 25 न्यूट्रॉन के साथ, या 25 से ज़्यादा न्यूट्रॉन के साथ रह सकते हैं। 25 और मोर देन 25 न्यूट्रॉन पार्टिकल्स उसमें रह सकते हैं। अब मेरे को बताइए, अगर न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है चार्ज जो है वो सिर्फ प्रोटॉन पे है न्यूक्लियस में, तो ये 25 प्रोटॉन उतने से न्यूक्लियस में कैसे इकट्ठा रहते हैं? आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, फिर भी हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में कोई रिपल्शन नहीं होता प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कभी दो प्रोटॉन एक में के इंटरेक्शंस में आते हैं, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन चालू होना शुरू होता है। जैसे ही फोर्स ऑफ रिपल्शन शुरू होता है, एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने से उस एनर्जी को यूटिलाइज करके वन ऑफ द प्रोटॉन खुद को क्या कर देता है, कुछ पार्टिकल्स इमिट करके न्यूट्रॉन में कुछ पार्टिकल्स इमिट हो जाते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन वगैरह, और खुद को क्या कर लेता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लेता है। फिर जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी तो न्यूक्लियस के अंदर ही है, बराबर है। तो फिर सम एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके फिर से न्यूट्रल पार्टिकल क्या होता है, फिर से प्रोटॉन में खुद को कन्वर्ट करता रहता है। इसका मतलब है यहाँ पे रैपिडली इंटर कन्वर्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते रहता है, जिसका मतलब है कि जो न्यूट्रल पार्टिकल आप देखते हो न्यूक्लियस के अंदर वो बनते रहते हैं। इज इट क्लियर? इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटम के न्यूक्लियस में एक तो सेम प्रोटॉन इतने ही न्यूट्रॉन रहेंगे या उससे ज़्यादा रहेंगे, पर कभी आपने किसी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से कम रहते हुए नहीं देखा। अगर आपको लगता है तो आप एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल में जाके देखिए, आप हर एक एलिमेंट का एटम को स्टडी कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेंगे, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे। पर कभी भी आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। नहीं तो एटम का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल हो जाएगा, और एटम का न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल हो गया तो अल्टीमेटली आपका एटम अनस्टेबल हो जाएगा और फिर वो मैटर ही नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड? आपको समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ number of proton and number of neutron together known as nucleons. Is it clear? तो एटम के बारे में आपको, एटम के न्यूक्लियस के बारे में आपको आइडिया पूरी क्लियर हो चुकी है। अब एटम के न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है बेटा, मैंने आपको बताया एनर्जी शेल्स होती है। अब बेटा इनको एनर्जी शेल्स क्यों कहा जाता है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है।
वाई इट इज़ कॉल्ड एज एनर्जी शेल और वाई इट इज़ कॉल्ड एज एन ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है, बराबर है, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक जो सर्कुलर पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिट, जिसमें कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑर्बिट में और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब आपको 8वीं 9वीं 10वीं में एक चीज़ बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उसको निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला दिया था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैं आपको वो फार्मूला भी बताता हूँ, अगर याद आ रहा है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको एक फार्मूला दिया गया था 2n², इज इट क्लियर। यानी ये है किसी भी ऑर्बिट की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। इसका मतलब है इस फॉर्मूले के द्वारा वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, यानी कितने रह सकते हैं, एक्चुअल नहीं, कि मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है ना, कितने रह सकते हैं ये हम देखेंगे। जैसे व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 1 हियर, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1², इस फार्मूले में 2 इंटू 1² दैट इज नथिंग बट d, 2 इंटू 1 दैट इज नथिंग बट d 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट और फर्स्ट एनर्जी शेल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर दैट ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। इज इट क्लियर। अगर आपने n इज इक्वल टू 2 पुट किया, सो n इज इक्वल टू 2 हियर, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2² दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर। तो सेकंड ऑर्बिट ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज इक्वल टू 3 करते हैं। अगर हम थर्ड ऑर्बिट में कितने रहते हैं, तो 2 इंटू 3², तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उसमें रह सकते हैं। मैक्सिमम देखो, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं कि थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। पर देखिए ये तो वही चीज हो गई कि एक घर है, एक घर में कम से कम 20 लोग रह सकते हैं मान लीजिए, पर एक्चुअल फैमिली मेंबर 5 ही है, तो कुछ 15 लोगों को क्या बाहर से लाके बिठाएंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसी तरीके से इस थर्ड ऑर्बिट की जो कैपेसिटी है वो 18 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम रखने की है, पर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन उसमें जो कितने रहते हैं यही हमें आज पढ़ना है कि हर ऑर्बिट में एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कैसी है। तो मैं पहले आपको क्या बता रहा हूँ, 2n² से किसी भी ऑर्बिट की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी रहती है ये मैं बता रहा हूँ। तो पहली ऑर्बिट में यानी पहले एनर्जी शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। इज इट क्लियर। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। फोर्थ ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 4² दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 16, 32, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं बेटा, ऑर्बिट के नंबर क्या हो रहा है, पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में, जैसे जैसे हम इधर न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि वो ऑर्बिट की कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की वो भी बढ़ते 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 जा रही है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बेटा, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, दैट इज नथिंग बट दी एनर्जी पार्टिकल्स, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन के पास खुद की एनर्जी होती है। तो आपको पता है कि पहले ऑर्बिट में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसका मतलब है
कि एटम के जो पहली ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एटम के ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ते 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 जा रही है, क्योंकि उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ते बढ़ते जा रही है। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इन एन एटम द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल गोज ऑन इंक्रीजिंग। इज इट क्लियर? तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर 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 जाएंगे ऑर्बिटल्स की एनर्जी, ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ते 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 जाएंगी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास होंगी उसकी एनर्जी सबसे कम रहेंगी, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होंगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होंगी। इज इट क्लियर? ये चीज़ आपको समझ गई क्या बेटा? तो आपको आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ एन पर्टिकुलर ऑर्बिट इन एन एटम। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया, व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, व्हेन वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस of an atom, the energy of an orbit, the energy of an orbit goes on increasing, goes on increasing। इसका मतलब है the first orbit of an atom having less amount of energy and the last orbit, that is nothing but the outer orbit of an atom having more amount of energy। is it clear? तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी बढ़ते 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 जाएंगी। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझाए तो मैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। तो बेटा देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है। इसकी मतलब है जिसकी एनर्जी कम है ऐसी ऑर्बिट क्या रहेंगी, ज़्यादा स्टेबल रहेंगी, बिकॉज लेस is the amount of energy, more is the stability। देखिए अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी लेस है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, then that orbit have more stable, then that orbit is more stable। क्यों? लेस is the energy, more is the stability। लेस इज द एनर्जी, आपको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। लेस इज द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। इज इट क्लियर? तो जैसे जैसे एनर्जी कम रहेंगी स्टेबिलिटी बढ़ते बढ़ते जाएंगी। इसका मतलब है जो न्यूक्लियस के पास वाली ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी क्या होती है बेटा, सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट गोज ऑन क्या होती है, इंक्रीजिंग, बिकॉज उनके पास क्या होता है एनर्जी बढ़ती है, इसका मतलब है स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग। तो जो न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेंगी, और जो न्यूक्लियस से दूर रहेंगी ऑर्बिट उसकी स्टेबिलिटी कम रहेंगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट, लेस इज द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। दैट्स व्हाई द इनर ऑर्बिट ऑफ एटम is stable while the outer orbital of the atom is unstable। is it clear? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये है कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस में बाहर रहती है, आउटर साइड में रहती है, सिर्फ उसी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों अंदर के इलेक्ट्रॉन्स यानी इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, व्हाई ओनली आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यानी हम सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉन को ही क्यों कंसीडर करते हैं, हम अंदर के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो वो रीज़न हमको समझ लेना है। तो आपको पता है बेटा कि ये एटम का न्यूक्लियस, ये चल रही है ऑर्बिट्स नंबर ऑफ बढ़ते बढ़ते जा रही है। एटम कंसिस्ट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एन ऑर्बिट। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट गोज ऑन इंक्रीजिंग, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट गोज ऑन इंक्रीजिंग
बराबर है। तो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट गोज ऑन इंक्रीजिंग, एनर्जी बढ़ते बढ़ते जा रही है, तो स्टेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, स्टेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी डिक्रीज 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 होते जाएंगी। अब देखो बेटा, जो न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट होती है उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिट्स, उनको क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिट्स। और जो न्यूक्लियस के सबसे बाहर की ऑर्बिट होती है उनको बोलते हैं आउटर ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिट। और वैलेंस शेल, और उसको क्या बोल सकते हैं हम? वैलेंस शेल। अब देखिए, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे अल्टीमेटली वो लेस स्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आउटर ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम, बराबर है। तो आउटर ऑर्बिटल की एनर्जी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रॉन भी मैक्सिमम एनर्जी के रहेंगे। इज इट क्लियर? तो आउटर ऑर्बिटल की एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या रहेंगी? मैक्सिमम। अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो लेस, मोर इज द एनर्जी, तो लेस इज द क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी। सो यहाँ पे जो आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे दैट इज नथिंग बट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल हो जाएंगे। क्यों? ये लीस्ट स्टेबल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी क्या रहेंगी? आउटर ऑर्बिटल में होने के कारण मैक्सिमम रहेंगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को अगर हम थोड़ी भी एनर्जी दे देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जा सकता है। दिस इज द बेसिक ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। आपको पता है व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल? आयनाइजेशन पोटेंशियल और also known as ionization energy, that is nothing but it is the minimum amount of energy which is required to remove the valence electron from its valence orbit। ये कम से कम एनर्जी होती है जिस एनर्जी को लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाता है। थोड़ी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिया तो इसकी एनर्जी पहले से ही ज़्यादा होने के कारण फिर से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस ऑर्बिटल को छोड़ सकता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो भी ऑर्बिट्स आपको दिख रही है एटम में उन सभी ऑर्बिट के पास खुद की एनर्जी होती है और उतनी ही एनर्जी के इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकते हैं। अगर थोड़ी भी एनर्जी ज़्यादा हो गई तो वो क्या होंगे? ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ जाएंगे। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? अगर उनकी थोड़ी भी एनर्जी कम हो गई तो हो सकता है वो अंदर के ऑर्बिट में भी चले जा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये है थोड़ा आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट एटम के रिगार्डिंग। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने आपको अभी कौन से कॉन्सेप्ट एटम के बारे में बताए कि एटम कंसिस्ट ऑफ एन न्यूक्लियस इन अ सेंटर। ठीक है, एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, वो सेंटर में होता है। एंड the nucleus of an atom consists of nucleons, that is nothing but the proton plus neutron together known as nucleons। उसके बाद मैंने आपको बताया atom consists of an infinite numbers of an orbit। एटम के पास infinite numbers of an orbits होती है। और उसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि एटम के जो ऑर्बिट्स होती है वो इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट होने के कारण जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर दूर जाते हो क्या होता है? ऑर्बिट का नंबर बढ़ते बढ़ते जाता है। और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास होती है उनकी एनर्जी कैसे होती है? मिनिमम एनर्जी होती है। मिनिमम एनर्जी होने के कारण मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। बिकॉज लेस इज द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। मोर इज द एनर्जी, लेस इज द स्टेबिलिटी। तो जैसे जैसे आप आउटर ऑर्बिटल की तरफ जाओगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बढ़ते बढ़ते जाएंगी और इससे क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी घटते घटते जाएंगी। उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि जो वैलेंस ऑर्बिट होती है दैट इज नथिंग बट द आउटर ऑर्बिट, वहाँ पे रहने वाले ही इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एनर्जी मैक्सिमम होती है। थोड़ी भी एनर्जी उनको मिल गई किसी भी फॉर्म में तो वो अपनी ऑर्बिट छोड़ के क्या कर सकते हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसीलिए ओनली आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम गिव्स केमिकल रिएक्शन। सो हमारा फोकस कहाँ पे है? सिर्फ आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब है आपको अगर केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलो या
आपको एलिमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उनके रिएक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो सबसे पहला बेसिक चीज़ अगर आपको आना चाहिए तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द सिस्टमैटिक distribution of an electron into its particular orbit is nothing but the electronic configuration. Is it clear? यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उनके अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट के हिसाब से करना, दैट इज नथिंग बट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम पढ़ने के पहले हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम को थोड़ा सा दिमाग में लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एटम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एन ऑर्बिट होती है। आज तक हमने सिर्फ 7 ऑर्बिट्स के बारे में ठीक से पता किया है, इसीलिए आप देखते हो कि पीरियोडिक टेबल में देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच आर ऑल्सो नोन एज पीरियड्स, बराबर है। तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 7 ही पीरियड क्यों होते हैं? क्योंकि अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है एटम की रिगार्डिंग, उसमें अभी तक हमको 7 ही ऑर्बिट्स के बारे में ठीक ठीक पता चला है। उसके बाद अगर कोई ऑर्बिट खोजी जाएंगी तो पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड 8वां भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अभी के लिए तो पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड है, समझे कि नहीं? अब वो 7 पीरियड में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके आधार पर, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसी आधार पर भी तो पीरियोडिक टेबल की रचना हुई है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से आपका बना हुआ है। तो आपको पता है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, पीरियोडिक टेबल जो आपका डिपेंड करता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो किस पे डिपेंड करता है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, यानी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसे उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन दिया गया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पीरियोडिक टेबल आपका दिखता कैसे है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका दिखता कैसे है? ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है? देयर आर 118 एलिमेंट्स। देयर आर 118 एलिमेंट, तो 118 एलिमेंट्स है। अब ये 118 एलिमेंट्स में मैं आपको बता दूं मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं और मेटालाइट कितने हैं। सबसे पहले हम जाएंगे देखो आपको पता है कि जो आपका जो पीरियोडिक टेबल है उनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बराबर है। वो 4 ब्लॉक्स कौन से हैं जिसमें आप पीरियोडिक टेबल को पूरी तरीके से क्लासीफाई करते हो? तो वो 4 ब्लॉक्स का नाम है एस ब्लॉक, बाद में आता है पी ब्लॉक, ठीक है, बाद में आता है डी ब्लॉक और सबसे लास्ट में क्या आता है बेटा? एफ ब्लॉक। क्या आता है? एफ ब्लॉक। तो ऐसे 4 ब्लॉक्स में हम क्या करते हैं? पूरे पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करते हैं। तो किस प्रकार से हम करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट, उनको हम ग्रुप और पीरियड में डिवाइड करेंगे पीरियोडिक टेबल में। सो modern periodic table consists of 18 groups, that is nothing but there are 18 vertical columns which are known as a group. So modern periodic table consists of 18 vertical column known as group and 7 horizontal periods known as periods, 7 horizontal rows known as period. Is it clear? तो 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड में 118 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन 4 ब्लॉक्स में किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो दिखता कैसे? देखिए आपको पता है बेटा, सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। पर आपको ये मैं बता दूं कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है? अनसर्टन पोजीशन है। अनसर्टन है इसका मतलब है उसका कोई फिक्स स्थान नहीं है। फिर भी हम एज अ कंसिडरेशन के तौर पर हम पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को अल्कली मेटल में रखेंगे, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अगर बेस्ड है तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शुड बी इन अल्कली मेटल ग्रुप। इज इट क्लियर? तो हम देखते हैं कि आपका पीरियोडिक टेबल बना कैसे है। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप जिसको आप बोलते हो, या इसको अकॉर्डिंग टू IUPAC
हम क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 दैट इज नथिंग बट दी फर्स्ट ग्रुप। और ये फर्स्ट ग्रुप किससे बना है, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल से बना हुआ है। और वो अल्कली मेटल्स कौन से हैं? अब हमने देखिए हाइड्रोजन मेटल नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके आधार पर हम उसको अल्कली मेटल में रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक